हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आयुष उपाध्याय। स्वागत है आप लोगों का जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। ठीक है, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज क्या हम लोग का टॉपिक है? आज टॉपिक है हम लोगों का कि रशिया ने भारत से तेल मंगवाया, यानी कि पेट्रोल मंगवाया है। क्यों? क्योंकि भारत तो रशिया से तेल मंगवाता है। पूरे वैश्विक स्तर पर यह पूरा मुद्दा बना हुआ है कि भारत ही रशिया से तेल मंगवाता है और उसी पैसे से वो यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है। अब बताइए, तो ऐसा क्या होगा कि वही रशिया आज भारत से तेल मंगवा रहा है? और भारत की हम लोगों की रिफाइनरी करने की जो ताकत है, तेल को जो रिफाइन करने की ताकत है, उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। और कैसे भारत सबसे बड़ा तेल का आयातक होने के बाद भी आज पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर तेल का निर्यातक बना बैठा है। इस विरोधाभास को भी आज समझेंगे। चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हम लोग का आज मुद्दा क्या है? महापरिवर्तन। जब एक तेल महाशक्ति ने भारत से पेट्रोल खरीदा। हम लोग का आज विषय क्या है? भारत। देखिए, ये मेंस में जो आपका आईआर का टॉपिक है उसमें इंडिया रशिया रिलेशन के लिए की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर बार जब भी आप मेंस की आप पीवाईक्यू देखिए, मेंस के क्वेश्चंस देखिए, कभी वो इंडिया बांग्लादेश से पूछता है, कभी इंडिया म्यांमार से पूछता है। इंडिया रशिया वो 2020 में पूछ चुका है। तो इंडर रशिया मुद्दा बना हुआ है, तो रिलेशनशिप आ सकता है। तो आप इसको जाने रहिए और आज जो मैं बता रहा हूँ वो सब आप नोट डाउन कर लीजिए। आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। ठीक है ना? और प्रीलिम्स के लिए है भी, क्योंकि जब मैं डेटा को एनालिसिस करूंगा उस समय प्रीलिम्स से संबंधित जो क्वेश्चंस निकलेंगे मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले आप लोग ये जाने रहिए कि ये कच्चा तेल क्या होता है और रिफाइंड तेल क्या होता है। ठीक है ना? जैसे कच्चे तेल क्या होता है, जहां से आपका मिडिल ईस्ट देश है, रशिया है, वेनेजुएला का तेल है, यहां से जो हम लोग तेल मंगवाते हैं वो क्या होता है? क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को बोलते हैं कच्चा तेल। वो कच्चा तेल होता है। ठीक है ना? उसी कच्चे तेल को हम लोग रिफाइन करते हैं। फाइन करते हैं दोबारा। उस कच्चे तेल को रिफाइन दोबारा हम लोग फाइन करके उसमें, आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री में, प्रभाजी आसवन, याद आया आप लोगों को? प्रभावी प्रभावी प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा हम लोग क्रूड ऑयल से पेट्रोल को अलग करते हैं, डीजल को अलग करते हैं, जेट फ्यूल को अलग करते हैं, नेफ्था को अलग करते हैं। याद आया? ये सब प्रभाजी आसवन तकनीक के द्वारा हम लोग पेट्रोल डीजल ये सब हम लोग बनाते हैं क्रूड ऑयल से। ठीक है ना? तो वही मैं बोल रहा हूं, जैसे कि कच्चे तेल से हम लोग रिफाइन करके जो तेल पाते हैं, पेट्रोल डीजल, यही है पूरा प्रोसेस रिफाइन का। ठीक है ना? ये जिस जगह होता है उसे बोलते हैं रिफाइनरी। ठीक है ना? यही ताकत भारत के पास है। अब जामनगर के गुजरात में सबसे बड़ा पूरे दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कोई है तो वो निजी सेक्टर का सबसे बड़ा रिफाइनरी किसी के पास है तो वो मुकेश अंबानी की जामनगर गुजरात में है। ठीक है ना? तो भारत के पास इतनी बड़ी ताकत है, तो आप ये जाने रहिए। तो ये जो आप तकनीक रहा है ना, कच्चे तेल से रिफाइन करके जो पेट्रोल डीजल निकलता है, इस पूरी विधि को बोलते हैं प्रभाजी आसवन। प्रीलिम्स के लिए याद किए रहिए, प्रीलिम्स के लिए प्रभाजी आसवन विधि, पेट्रोल डीजल आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है ना? तो ये पूरा खेल है। तो भारत जो है ना, कच्चा तेल तो बाहर से मंगवाता ही मंगवाता है। एक्चुअली क्या है कि तकनीक की बात होती है इसमें। जो आपके देश है, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, उन लोग के पास तकनीक नहीं है। उन लोग के पास क्या है कि तेल खत्म खेल खत्म। मैं ये डायलॉग खूब मारता हूँ, तेल खत्म खेल खत्म वाले लोग हैं। उनके पास जब तक कुआं है, उस कुएं से, जमीन से वो लोग तेल निकाल रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं। और बेचारे इतने मजबूर हैं कि उनके यहाँ गाड़ी तो चलानी है, गाड़ी घोड़ा तो उनके यहाँ भी है, तो चलेगा पेट्रोल से ही। लेकिन उनके पास कंपनी है ही नहीं रिफाइन करने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं कि भारत जैसे देशों के पास, जो हम लोग ने इतनी रिफाइंस खोल के रखी है, हम लोग के पास कितनी रिफाइनरी है देखिए। ये पूरी रिफाइनरी है। जामनगर में है, आपका मंगलोर में है, कोच्चि में है, नागपट्टनम में है, चेन्नई में है, टिटीपाका, विशाखापट्टनम, पारादीप, डिगबोई में, मथुरा में, अपने उत्तर प्रदेश में। इतना हम लोग के पास रिफाइनरी है कि हम लोग तेल मंगवाते हैं, हम लोग यहाँ पर रिफाइन करते हैं। फिर रिफाइन करके पेट्रोल डीजल नेफ्था जेट फ्यूल जो होता है, फिर उन लोगों को फिर बेचते हैं। ये समझ रहे हैं? हम लोग के पास तकनीक है, सामने वाले के पास प्राकृतिक स्रोत है। ये अंतर है। तो यही मैं कह रहा हूं कि भारत देश मंगवाता तो है तेल, ठीक है ना, लेकिन उसको रिफाइन करके दोबारा भेज देता है, मार्केट में दोबारा भेज देता है। तो हम लोग ये जाने रहिए, भारत देश जितना निर्यात करता है, सॉरी जितना आयात करता है, शब्द पकड़िएगा, भारत देश जितनी वस्तुएं बाहर से मंगवाता है उसका 25 से 30% होता है क्रूड ऑयल। उसका 25 से
30% होता है उसका क्रूड ऑयल, ठीक है ना, जितना मंगवाते हैं। और जितना हम लोग निर्यात करते हैं उसका कम से कम 12 से 15%, उसका लगभग 12 से 15% हम लोग उसको पेट्रोल डीजल के रूप में बदलकर भेज देते हैं। तो अंतर कितना हुआ आपका? अंतर कितना हुआ? 9% का आपका अंतर हुआ। तो हम लोग 25% में से 12% बनाकर फिर मार्केट में बेच देते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फायदा भी होता है, ठीक है ना। टोटल पूरा हम लोग 35 के 35% देश में नहीं कंज्यूम करते हैं, उसको हम लोग बाहर उसको रिफाइन करके भेज देते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आगे जो कंपनी जो देश हैं उनके पास रिफाइनरी नहीं है। जब रिफाइनरी नहीं है तो सीधे अपने गाड़ी में, अपने बाइक में, अपने कार में सीधे कच्चा तेल तो डालेंगे नहीं, डालेंगे पेट्रोल डीजल। और पेट्रोल डीजल बनाने की रिफाइनरी भारत के पास खूब ज्यादा है, भारत को बेचते हैं, भारत यहाँ रिफाइन करके बेच देता है। तभी आज मुकेश अंबानी सबसे ज्यादा पूरे एशिया में सबसे अमीर बने हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जामनगर जैसी इनके पास रिफाइनरी है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भारत की ताकत क्या है। अब इसी के चलते क्या हो रहा है कि रशिया में आक्रमण हो रहे हैं। यूक्रेन क्या कर रहा है? लगातार आक्रमण कर रहा है रशिया के ऊपर। यूक्रेन क्या है कि रशिया के आर्थिक स्तर पर रशिया को तोड़ना चाह रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि रशिया के पास जितनी रिफाइनरीज थी उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है। जब रशिया के रिफाइनरीज के ऊपर लगातार वो आक्रमण कर रहा है तो उनकी रिफाइनरीज वर्क नहीं कर रही है। लगभग रशिया की 15% जनता इस समय ऊर्जा संकट से जूझ रही है। तो उनके देश में पेट्रोल डीजल की कमी हो रही है, जिसकी पूर्ति करने के लिए वो भारत से आयात कर रहा है, ठीक है ना। भारत से, क्योंकि भारत से ज्यादा अच्छी रिफाइनरी कहीं नहीं है। मैं अभी आपको एक न्यूज बताऊं, तो जामनगर में जो ये आप देख रहे हो ना रिफाइनरी, ये इतनी ज्यादा तकनीकी स्तर पर इतनी ज्यादा उत्तम है, ये इतनी उत्तम है ये कि इस समय यूएसए के पास जो वेनेजुएला का जो पेट्रोल है ना, क्रूड ऑयल, वेनेजुएला का जो क्रूड ऑयल है वो थोड़ा वैक्सी है। वैक्सी मतलब कि वो थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ है उस क्रूड ऑयल का, ठीक है ना। तो क्रूड ऑयल कई प्रकार के होते हैं, कुछ चिपचिपा होते हैं, कुछ एकदम कम चिपचिपे होते हैं। मतलब कि जो ज्यादा चिपचिपा मतलब ज्यादा गंदा है, जमीन से निकल रहा है तो गंदगी ज्यादा निकलेगी। जब जिस चीज में अगर गंदगी ज्यादा निकलेगी तो उसमें और भी अच्छी तकनीक लगनी पड़ेगी। तो यूएसए के पास वैसी कोई रिफाइनरी है ही नहीं, क्योंकि यूएसए के पास जितने इस समय क्रूड ऑयल है वो सब अच्छी क्वालिटी के क्रूड ऑयल है, तो उनको ज्यादा तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। कॉमन सा तकनीक लगा दिए, हल्की फुल्की, वो पेट्रोल डीजल में वो बन गया। लेकिन वेनेजुएला का तेल बहुत गंदा है, तो उस तकनीक को, उसके लिए अच्छी रिफाइनरी चाहिए जो अपने जामनगर गुजरात में है, समझ रहे हैं। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा बयान दिया था, अगर आप लोग एक्टिव होंगे या जियो पॉलिटिक्स में तो आप लोग ध्यान होगा कि 1-1.5 महीना पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वक्तव्य दिया था कि उनका बात चल रही है जामनगर गुजरात में मुकेश अंबानी से। अगर आने वाले कुछ समय में अगर मुकेश अंबानी की कंपनी और यूएसए के बीच अगर टाई अप हो जाए तो अब जाने रहिएगा कि हमने पहले आपको बता दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है ना। क्यों? वेनेजुएला तेल को रिफाइन करने के लिए, क्योंकि वो तकनीक जामनगर गुजरात की कंपनी के पास है। और इतनी बड़ी कंपनी है पूरे विश्व की निजी सेक्टर की सबसे बड़ी कोई रिफाइनरी कंपनी है तो ये मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री है, जो आपके जामनगर गुजरात में रिफाइनरी पूरे विश्व में सबसे बड़ी, याद रखिएगा। इसी वजह से जल्दी से यहाँ पे ज्यादा स्तर पर तेल रिफाइन हो सकता है। और यूएसए के पास जितनी रिफाइनरीज है उनके पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो लोग इतनी जल्दी रिफाइन कर सके जब तक इसके पास क्षमता है, ठीक है ना। इसी वजह से गुजरात, ये मुकेश अंबानी से यूएसए की बात चल रही है इस वक्त, अभी भी चल रही है, आने वाले समय में ट्रीटी हो सकती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो रशिया में क्या हो रहा है कि उनके पास दिक्कतें हो रही है, उनके रिफाइनरी सेक्टर पर आक्रमण हो रहे हैं, ठीक है ना। अब उनके पास अच्छे रिफाइनरीज बचे नहीं है जो उनकी देश की जनता की ऊर्जा खपत को ठीक कर सके, ठीक है ना। तो इसी वजह से इंडिया से तेल मंगाया जा रहा है, ठीक है। और हम लोगों को पता है कि भारत देश का सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट किसी देश के साथ है, वो कौन है? चाइना है। चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, मतलब कि हम लोग चाइना से सामान ज्यादा मंगवाते हैं, भेजते कम है, ठीक है। और सेकंड नंबर पर कोई है जिसका ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा है भारत का, तो वो है रशिया। देखिए, फर्स्ट पर चाइना से हम लोगों का ट्रेड डेफिसिट है, मतलब व्यापार घाटा है, और उसके सेकंड नंबर पर हम लोगों का रशिया से है। तो मतलब रशिया से हम लोग मंगवाते ज्यादा हैं, भेजते कम है। और रशिया से जितना हम लोग सामान मंगवाते हैं उसका 50 से 55% सिर्फ और सिर्फ क्रूड ऑयल है, सिर्फ तेल है। और उसी तेल को पाटने के लिए अगर अब हम लोग उनको पेट्रोल डीजल बेचना शुरू कर देंगे तो वो हम लोग का ट्रेड डेफिसिट भी कम हो सकता है, ये फायदा है, ठीक है ना। और हमारे और रशिया के बीच में रूबल रुपए स्वैप एग्रीमेंट हुआ है, मतलब कि उनका रूबल
उनका रूबल और अपना रुपए के बीच में स्वैप हुआ है। कहने का मतलब यह है कि वो मेरे यहां से सामान खरीदेंगे तो हमको रुपए में खरीद सकते हैं, अगर हम उनके यहाँ खरीदने गए तो हम लोग उनको रूबल में दे सकते हैं। ये इसी से निकल के आता है कौन सा कॉन्सेप्ट, डी डॉलराइजेशन। और समझ लीजिए डी डॉलराइजेशन जहां होना शुरू हो गया वहां पे किसके कान खड़े हो जाएंगे, यूएसए के। और यूएसए को अगर चोट करना है, उसको सच में वास्तविक रूप में उसको अगर परेशान करना है, डॉलर पर चोट करिए बस। उनको बयान देके उनको परेशान करके कुछ नहीं हो सकता। जब तक उनके डॉलर पर चोट नहीं आएगी यूएसए टस मस नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी पावर है उसका डॉलर। आर्थिक रूप से उसको अगर कमजोर कर दिए तो यूएसए कुछ नहीं है, क्योंकि यूएसए सिर्फ व्यापार और वाणिज्य का ही देश है। वहां पे कुछ भावनाएं काम नहीं करती हैं, अब जाने रही है, ठीक है ना। तो भारत और रशिया के बीच में क्या है, रुपए रूबल स्वैप हुआ है और उसकी वजह से डॉलर में ट्रेड करने की भी बात नहीं है, जिससे हमारा रुपए मार्केट में आएगा, हमारा रुपए मजबूत होगा तो भारत को, रुपए मजबूत होगा तो भारत को फायदा होगा। ये फायदा है। और दूसरा, अभी तक क्या होता था कि एक तरफा व्यापार होता था। क्या होता था कि हम लोग उनसे सिर्फ तेल मंगा रहे हैं रशिया से, हम लोग खाली $8 बिलियन, देखिए कुछ हम लोग डेटा एनालिस करते हैं, ये तो बता रहा हूं मैं आपको कि यूक्रेन कितना आक्रमण के, देखिए 2000 अगस्त 26 तक आते आते कितना ज्यादा रशिया यूक्रेन के ड्रोन हमले हुए, 300 प्लस यूक्रेन के ड्रोन हमले हुए हैं। इनके गैसोलीन उत्पादों की क्षमता कम होती चली जा रही है। गैसोलीन मतलब होता है कि देखिए यूरोपियन देशों में पेट्रोल डीजल को वहां पे गैसोलीन कहा जाता है। तो गैसोलीन और पेट्रोल डीजल जो हम लोग कहते हैं दोनों बराबर है, ठीक है ना, कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है ना। 42.74% रूसी तेल शोधन क्षमता जो है निष्क्रिय हो चुकी है सिर्फ इस ड्रोन हमले की वजह से, ठीक है ना। इनके 15 से ज्यादा प्रमुख रिफाइनरों पर जून और अगस्त में सीधा हमला किया गया है। तो इनकी रिफाइनरीज पर हमला हो रहा है, इस वजह से इनके ऊपर तेल संकट उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। कुछ हम लोग डेटा एनालिसिस करते हैं, इनकी 35% आबादी जो है प्रभावित हुई है, ठीक है ना। और निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है, पेट्रोल निर्यात पर। क्यों, डॉलर में ये लोग स्विफ्ट से ये लोग व्यापार कर नहीं पा रहे हैं, तो ये लोग को इंडिया से ही खरीदना पड़ेगा। क्यों, हम लोग से ये लोग रुपए रूबल स्वैप किए हैं। जब रुपए रूबल स्वैप किए हैं तो हम लोगों को ये रुपए दे सकते हैं और हम लोग इनको रूबल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो डॉलर आएगा ही नहीं आएगा इसमें, और बिना स्विफ्ट के भी ये व्यापार हो सकता है। क्यों, क्योंकि हम लोग अभी तक एक तरफा व्यापार किया करते थे। हम लोग रशिया से तेल मंगवा रहे हैं और उनको बदले में हम रुपए दे रहे हैं, तो उनके, रशिया के पास रुपए की भरमार है, रशिया के पास रुपए खूब पड़े हुए हैं। तो वही वो जान रहा है कि वो रुपए मैं कहां निकालूं, क्योंकि भारत के रुपए की डिमांड तो है नहीं कि आप चाइना से व्यापार कर लीजिए, आप किसी भी देशों से व्यापार करिए और कह दीजिए कि मैं आपको रुपए में पेमेंट करूंगा। दूसरा देश बोलेगा भाई मैं रुपए में क्यों लूं, रुपए की कोई वैल्यू नहीं, अब डॉलर में दीजिए, नहीं तो आप युआन में दीजिए, नहीं तो आप यूरो में दीजिए। लेकिन जब वो भारत से व्यापार करेगा तो उसके पास जो रुपए पड़े हुए हैं वही रुपए वो हमको भेज देगा। तो एक ही ना, दोनों तरफ ये विन विन सिचुएशंस है। तो इसलिए आप जाने है ये पूरी जियो पॉलिटिक्स कैसे वर्क करती है ये आपको मैं बता रहा हूं। पूरा खेल देखिए, पहले रशिया से सस्ता कच्चा तेल भारत आता है, फिर भारत क्या करता है, वाईडीआर गुजरात में, हाँ एक है वाईडीआर गुजरात में एक रिफाइनरी है जिसका नाम है नायरा। वो नायरा जो रिफाइनरी है उसको रशिया और भारत ने मिलकर उसको खड़ा किया है, ठीक है ना। वो पहले आपकी वो आप सुने होंगे एसआर ग्रुप की एक रिफाइनरी थी, उसको रशिया ने खरीदा, उसको मरम्मत करवाया इंडिया रशिया ने मिलकर, और उसमें रशिया का 48% उसमें स्टेक है। तो उसी नायरा रिफाइनरी से तेल को अब खरीदा जा रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर रिफाइन होके फिर जो है ये मिस्र के बंदरगाह पहुंचता है, फिर वहां से ये आपका रशिया पहुंच जाता है, ठीक है ना। क्योंकि सीधे हमारा भारत का रशिया से कोई संबंध तो है नहीं, कोई समुद्री रास्ता तो है नहीं, रशिया जस्ट हम लोग के ऊपर ही है, तो कोई समुद्र से रास्ता तो है नहीं, हम लोग वाया मिस्र होके उसके पास पहुंचते हैं, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए अगर मैप आपका क्लियर हो तो, ठीक है ना। भारत का लक्ष्य वर्तमान क्षमता क्या है, 258 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, ये फुल फॉर्म प्रीलिम्स में आता है, प्रीलिम्स में आ चुका है। ये MMTPA का फुल फॉर्म क्या है, मिलियन मीट्रिक टन पर एनम, यानी कि एक साल में 258 मिलियन मीट्रिक टन वर्तमान क्षमता है हम लोगों की, जो है ग्लोबल रिफाइनरी, हम लोग इतना रिफाइन कर सकते हैं। और जो हम लोग का लक्ष्य क्या है, 2030 तक क्या लक्ष्य है, हमने बोला था, आज थोड़ा डेटा को हम लोग पढ़ेंगे जो प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। 2030 तक क्या लक्ष्य हम लोगों का, कम से कम हम लोग 310 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम रिफाइन करें तेल, ये हम लोगों का लक्ष्य है। ओके, चलिए
और क्या है, नायरा एनर्जी मैंने बताया, जिसमें कंपनी कौन सी है, रशिया की रोसनेफ्ट कंपनी का 49% इसमें जो है स्टेक है नायरा एजेंसी में, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब व्यापार का आकार 2021 में युद्ध से पूर्व हम लोग सिर्फ $13 बिलियन का खाली व्यापार किया करते थे, रशिया से खाली हम लोग $13 बिलियन व्यापार किया करते थे। लेकिन युद्ध के बाद क्या हो गया, हम लोग सीधे हम लोग का 70 बिलियन हो गया। हम लोग मतलब इस समय रशिया से रिकॉर्ड हम लोग व्यापार कर रहे हैं। इतना व्यापार हम लोग रशिया से कभी नहीं किया करते थे। क्यों? क्योंकि जिसमें से सबसे ज्यादा हम लोग क्या मंगाते हैं, ऊर्जा और कच्चा तेल मंगाते हैं। और पहले हम लोग रक्षा हथियार मंगाते थे, क्योंकि अब हम लोग अपने हथियार को ना रशिया को छोड़ के अब हम लोग शिफ्ट हो गए हैं फ्रांस की साइड। हम लोग इधर भी देखिए फ्रांस से ज्यादा हम लोग हथियार अब ले रहे हैं। हम लोग पहले सुखोई इन सब का खूब उपयोग करते थे, पर अब इस जो अपने आपका 6वें स्टेज की जो आपकी जहाज होती है उसको बनाने के लिए हम लोग फ्रांस से बात कर रहे हैं, ठीक है ना रशिया ना यूएसए। अब हम लोग का सबसे अच्छा पार्टनर हथियार में कोई बन रहा है डिफेंस सेक्टर में, तो फ्रांस बन रहा है, ठीक है ना, आपको ये पता होना चाहिए। अब हम लोग हथियार से लोगों को कच्चे तेल पे हम लोग शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है ना। भारी मात्रा में सस्ता रूसी क्रूड कम से कम 55%, मैंने बोला था अभी 55% हम लोग रशिया से जितना व्यापार कर रहे हैं उसका 55% हम लोग खाली उनसे क्रूड ऑयल मंगवाते हैं, कच्चा तेल मंगवाते हैं। उसी का अब हम लोग पेट्रोल बनाकर उनको बेच रहे हैं, ठीक है ना। भारी व्यापार असंतुलन है। क्या है ये देखिए, रूस से भारत का आयात हम लोग जो रूस से खरीदते हैं कम से कम $56.9 बिलियन का हम लोग खाली व्यापार उनसे मंगवाते हैं, और हम लोग देते कितना है, खाली 4 बिलियन, यानी कि 5 बिलियन के आसपास हम लोग खाली उनको देते हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स है, मशीनरी है और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है। लेकिन अब उसमें रिफाइंड ऑयल भी जुड़ गया है, ठीक है ना। टोटल देखिए 92% पूरे व्यापार का, जान रहे हैं जो आप देख रहे हैं जितना हम लोग व्यापार करते हैं उसमें सिर्फ 92% हम लोग खाली उनसे मंगाते हैं, 8% खाली हम लोग भेजते हैं। बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, $58.9 बिलियन का हम लोगों का व्यापार घाटा है, ठीक है ना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि चाइना के साथ तो हम लोगों का $100 बिलियन का व्यापार घाटा है, उसका तो अलग ही लेवल है चाइना का। लेकिन सेकंड नंबर पर $58 बिलियन का हम लोग रशिया से करते हैं, और रशिया हम लोगों का सबसे अच्छा मित्र हम लोग कहते हैं एक दूसरे को। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, किन्हीं दो देशों के बीच संबंध कैसा है, आप भावनात्मक होकर मत सोचा करिए, आप ये डेटा को एनालिस किया करिए कि हम लोग का व्यापार घाटा कितना है। क्योंकि व्यापार घाटा जितना होगा भारत का रुपए कमजोर होगा, क्योंकि हम लोग की इकोनॉमी आयातक इकोनॉमी है, समझ रहे हैं आप। हम लोग अगर ज्यादा हम लोग आयात करेंगे ना तो हम लोग का रुपए मजबूत होना चाहिए। अगर हम लोग निर्यात ज्यादा करेंगे तब रुपए कमजोर हो तो फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जब निर्यात करेंगे ना, अगर ये रिमोट भी हम लोग बना रहे हैं, इसकी भी डिमांड अगर बाहर मार्केट में है तो इंडिया से रिमोट बाहर जाएगा। तो अगर हम लोग का रुपए कमजोर है तो हम लोगों को ज्यादा रुपए मिलेगा, जब ज्यादा पैसा आएगा तो हम लोगों को आर्थिक लाभ मिलेगा। और जब हम लोग का व्यापार कमजोर है तो क्या होगा कि ये रिमोट हम लोग बाहर से मंगाएंगे। जब बाहर से मंगाएंगे, रुपए की वैल्यू कम है तो हम लोगों को ज्यादा पैसा बाहर देना पड़ेगा, तो भारत से पैसा ज्यादा बाहर जाएगा। जब पैसा कमजोर होगा, हम लोग निर्यात करेंगे तो ज्यादा पैसा भारत आएगा। ये अंतर होता है, ठीक है ना। चाइना पहले अपने युआन को इसीलिए कमजोर रखा करता था, ज्यादा कमजोर रखेगा तो क्योंकि वो निर्यात ज्यादा करता था, वो कमजोर रख रहा था, इसीलिए पूरे मार्केट में उसका सामान आपको सस्ता बिकता है। क्यों सस्ता दिखता है? क्योंकि वो अपने युआन को कमजोर दिखाता था डॉलर के सामने, इसीलिए उसकी वैल्यू, उसके युआन की वैल्यू गिरी रहती थी, इसीलिए पूरे मार्केट में उसके सामान सस्ते माने गए हैं, सस्ते होते थे। पर अब जो है बदल गई स्थिति। अब लगभग $1 बराबर 8 या 9 युआन के आसपास है। पहले ये 100 के आसपास होता था, 70, जितना इस समय अपना रुपया चल रहा है ना उतने पे वो रखा करता था, अपने आप डिवैल्यूएट कर देता था। क्यों? कि ताकि पूरे विश्व मार्केट में उसका सामान सस्ता दिखे। और ये डायलॉग ही है, चाइना का सामान है क्या, इतना सस्ता कौन खरीदता है भाई, उसने बनाया ये ब्रांड। आज इकोनॉमी खड़ी हो गई है। आज आप देखिए चाइना का सामान, BYD इलेक्ट्रिक मार्केट खुल रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी की मार्केट खुल रही है। टेस्ला से पहले BYD भारत में आ गई है। BYD आप देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ी कहीं देखिए वो चाइना की है, इलेक्ट्रिक मार्केट कैप्चर करने आ गई इंडिया। मैंने अभी कल ही परसों देखी, तो मैं आपको बता रहा हूँ किस हिसाब से अब चाइना वर्क कर रहा है। उसने अपनी इकोनॉमी को कैसे मजबूत किया, अपने युवान को कमजोर करके। क्यों? क्योंकि वो निर्यातक देश है, ये बता रहा हूं मैं। तो भारत एक आयातक है, इसलिए हम लोग अगर डेफिसिट में है तो हम लोग के रुपए की वैल्यू इसीलिए गिरती चली जा रही है, क्योंकि हम लोग का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है हम लोगों का। इसीलिए अगर हम लोग अब कच्चा तेल से हम लोग
उसे रिफाइन करके हम लोग बाहर भेजेंगे, रशिया को भेजेंगे, तो कुछ वैल्यू बनेगी अपनी, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो दो देशों के बीच व्यापार कैसे होता है उसकी कोर वैल्यूज बता रहा हूँ मैं आपको। बियॉन्ड ऑयल एंड हम लोग फार्मास्यूटिकल्स पे वर्क कर सकते हैं, लेबर मोबिलिटी पे वर्क कर सकते हैं। लेबर मोबिलिटी क्या है, रशिया के पास इस समय लोगों की कमी है, उनके यहाँ लेबर की कमी है, तो वो लोग क्या है ना, चाइना के अलावा वो लोग भारत से तो ज्यादा वो लोग अपना वीजा देना चाह रहे हैं कि आइए मेरे यहाँ काम करिए, ठीक है ना। और एक आप जानते होंगे अशगाबाद समझौता। अशगाबाद समझौता क्या है, रुकिए आपको मैं बताते हैं। देखिए ये अशगाबाद है। अशगाबाद जो है कैपिटल है आपकी तुर्कमेनिस्तान की। मैं अब बता रहा हूं कि रशिया से हम लोगों को व्यापार जो डेफिसिट है उसको, घाटे को कम कैसे किया जाए। चलिए हम लोग पेट्रोल तो बेचे ही बेचेंगे, पर हम लोगों को अब अशगाबाद समझौते पे वर्क करना चाहिए। क्या समझौता किया गया था, भारत के कांडला, भारत के तट से सामान निकलेगा, बंदर अब्बास ईरान पे पहुंचेगा, या चाबहार हम लोग जो बना रहे थे यहाँ पहुंचेगा, यहाँ रेल के माध्यम से पहुंचेगा तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से पहुंचेगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से पहुंचेगा रशिया, रशिया से हम लोग का टारगेट था पूरे यूरोप में इधर से घुसने का। क्यों बीच में ये जो फर्जी देश घुसा है पाकिस्तान, इसकी वजह से हम लोग ऐसे व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। अफगानिस्तान में आए दिन लड़ाई होती रहती है, तो हम लोग अफगानिस्तान होके भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम लोगों को वाया ईरान होके जाना था, लेकिन अब ईरान में लड़ाई हो गई है। तो हम लोगों की दिक्कतें यही है कि मिडिल ईस्ट कभी भी शांत में रहा ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मिडिल ईस्ट में शांति होनी चाहिए, ताकि हम लोगों का ये सब, हम लोग का जो पूरा कानून हम लोग जो बनाए थे, पूरा प्रोसेस, ये हम लोगों का अच्छे से वर्क करे। हम लोगों का बताइए चाबहार पोर्ट कितना लंबे दूरी सोचिए हम लोग बना रहे थे पूरा यूरोप से जुड़ने के लिए। यूरोप से जुड़ जाते, इधर बाबल मंदों में लगा दो ब्लॉक, हमसे कोई मतलब नहीं भाई, स्वेज नहर बंद कर दो, कोई मतलब नहीं। हम लोगों का अपना ऐसा व्यापार, हम लोग यूरोप में घुसना चाहते हैं। लो भाई, हम लोग कई रास्ते खोलना चाह रहे थे, पर यही बात है कि मैं कह रहा हूं ना, यूएसए बहुत दूर का सोचता है। यूएसए आज यूएसए इसीलिए है क्योंकि वो 20 साल बाद का सोचता है। वो जानता है कि आने वाले समय में जो गलती चाइना के साथ हुई है, वो गलती रशिया, अब मतलब किससे, भारत के साथ हमें नहीं करनी है। वो जान रहा है कि अब आने वाले समय में भारत की ताकत आने वाली है। 1971 में जो गलती चाइना को उन्होंने एक देश मान के की यूएसए ने, यूएसए का ऑफिशियल बयान है ये, आप सुनिएगा, ऑफिशियल बयान है, जो गलती चाइना के साथ हमारी 1971 में हुई है, उसको एक देश मान के उसको एक क्या कहते हैं, यूएसए और चाइना भाई भाई का जो नारा दे दिए थे, ये जो हेनरी किसिंगर की वजह से, वही गलती भारत के साथ नहीं करना चाहते। क्योंकि भारत को देखते हैं कि जहां ये थोड़ा दिमाग लगा रहा है, मजबूती कर रहा है, वहां कुछ ना कुछ ये लोग लगा देते हैं, अड़ंगा लगा देते हैं। जैसे हम लोगों का रशिया से व्यापार ज्यादा हुआ, देखे ना, 100% टैरिफ की बात करना शुरू कर दिए। हम लोग वो कर रहे थे, एफसीआरए बिल पास कर रहे थे, कल मैंने वीडियो बनाता, एफसीआरए बिल पास कर रहे थे, अड़ंगा लगा दिया, जेपीसी पहुंच गया, बताइए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी भेज दी। तो पूरे खेल होता रहता है, आप लोग जो जाने रहिए। जब तक कोर आप नहीं जानेंगे ना, भावनात्मक रूप से अगर आप विदेश नीति देखेंगे तो समझ में नहीं आता। विदेश नीति बहुत ही कूटनीतिक स्तर पर कार्य करती है। बताइए, इतना अच्छा रास्ता था हम लोगों का। अशगाबाद जाने रहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अशगाबाद किसकी कैपिटल है, तुर्कमेनिस्तान की। और अशगाबाद पूछे तो इसमें कौन कौन से देश इसमें है इन्वॉल्व, ये आपका ओमान भी है, ठीक है ना, ओमान का मस्कट भी है। यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, इसमें चाबहार पोर्ट और इनका बंदर अब्बास पोर्ट आएगा, ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट और चाबहार पोर्ट एग्जाम में आ चुका है प्रीलिम्स में। इसमें आपका भारत है, ओमान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है, ठीक है। कजाकिस्तान से हम लोग रशिया, और रशिया से हम लोग का संपर्क था कि हम लोग रूस में, सॉरी, यूरोप पहुंचे। लेकिन यूरोप भले ना पहुंचे, हम लोग रशिया तक अपना पूरा व्यापार कर सके, क्योंकि हमारा रशिया से संबंध है। हम लोग को ट्रेड डेफिसिट कम करना है, इस वजह से पूरा व्यापार करेंगे हम लोग। लेकिन वही है ना, क्या किया जाए, ईरान में आपका दिक्कत चल रही है। ये है आज का बात समझौता, इसको आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है ना। और ये क्या है, हाँ, इसमें तो टेक्निकल पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि वहां पे क्या है ना कि युद्ध इकोनॉमी बन गई है। एक होती है वॉर इकोनॉमी, आप जानिए। अब जैसे कि रशिया आपकी वॉर इकोनॉमी बन गई है, ईरान आपकी वॉर इकोनॉमी बन गई है। जब किसी देश में लंबे समय तक अगर वॉर चलती है ना, तो वहां की आर्थिक स्थिति उसी पर डिपेंड हो जाती है। जल्दी जल्दी हथियार बनाने के लिए कंपनी में लोगों को रोजगार दिया गया है, उसके लिए हथियार कम पड़ रहा है, रोजगार चाहिए भाई, हथियार बनाना है, जल्दी आओ तुम लोग रोजगार के लो हथियार बनाओ। तो लोगों का धंधा पानी, लोगों का घर चल रहा है उस हथियार बनाने से, तो उसको बोलते हैं वॉर इकोनॉमी। अगर युद्ध रुक गया तो रशिया में वाकई में कह रहे हैं कि बेरोजगारी का आलम इतना बुरा आ जाएगा कि वो लोग खुद न समझ खाने के लाले पड़ जाएंगे इस समय रशिया में। अमेरिका यही सब करके सिर्फ यूक्रेन को सपोर्ट करता रहा कि तुम लंबा युद्ध खींचो, युद्ध खींचो, युद्ध खींचो। युद्ध खींचने के बाद अब वो पीछे हटना चाह रहा है। अब यूएसए इसीलिए पीछे हटना चाह रहा है क्योंकि वो जान गया है कि अब रशिया की इकोनॉमी वो वॉर इकोनॉमी हो गई है। अब अगर हमें युद्ध बंद कर दिया
तो उनके यहाँ एक ठप्पा आएगा, उनके यहाँ सारी कंपनियां बंद हो गई हैं खाली डिफेंस सेक्टर को छोड़ के। और डिफेंस सेक्टर तभी कार्य करता है जब युद्ध होता है, और युद्ध अगर बंद हो गया तो डिफेंस सेक्टर आपका चरमराएगा। जब डिफेंस सेक्टर चरमराएगा तो लोगों को बेरोजगारी आएगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जब रोजगार नहीं मिलेगा तो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह होगा। और अभी यूएसए में एक रिपोर्ट निकली थी कि आने वाले समय में 2026 नहीं तो 2027 के स्टार्टिंग में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह होने वाला है। उसका मैंने कारण आपको बता दिया क्यों, क्योंकि वॉर इकोनॉमी बन गई है और व्लादिमीर पुतिन चाहकर भी अब युद्ध नहीं रोक सकते। ठीक है ना। तो उनके यहाँ तकनीक की कमी है, हम लोगों को तकनीक पर वर्क करना चाहिए, एग्रीकल्चर पे उनको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे हम लोग ट्रेड डेफिसिट कम कर सकते हैं। ठीक है ना। वही टेक और टेलीकॉम पे वर्क करना चाहिए। बहुत सारे सेक्टर हैं, हम लोग को आज के बाद तो काम करना चाहिए। बाधाएं भी है पर उसका समाधान भी है। ये सब मैंने आपको बता दिया है, ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब बस मैंने आपको कोर वैल्यूज बता दी है कि दो देशों के संबंध कैसे बनते हैं, और ये इंडिया रशिया रिलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको देखे रहिएगा और बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज आयुष उपाध्याय, शाइनिंग ऑफ।